उस परिचर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ हरखू झा जी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। कांग्रेस की तरफ से हैं हरखू जी। जो परिस्थितियां नज़र आ रही हैं सामने और जो आंकड़े नज़र आ रहे हैं, यूपीए की सरकार नज़र नहीं आ रही है, लेकिन एनडीए की सरकार भी पूरी मेजोरिटी के साथ नज़र नहीं आ रही, यानी कहीं ना जोड़ तोड़ फिर एक बार शुरू हो सकता है। नहीं, अभी ये आंकड़ा आपने अपना एनालिसिस किया है, ये आपका विषय हो सकता है। हमारे जो हर स्टेट के जो अपना ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट होता है, पार्टी का अंदरूनी मामला होता है, ये रिपोर्ट मतलब हम लोग मीडिया के सामने में जाहिर नहीं करते हैं। और हम जब चुनाव में गए हैं तो चुनाव में सरकार बनाने ही के लिए गए हैं, कोई हम वहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए कोई भी पार्टी उसी के लिए जाता है। हाँ, उसी के लिए जाता है। तो हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, हमने सरकार चलाया है, इसलिए मेरा अनुभव है, सब कुछ है। और ये कैसे नकारा जा सकता है कि हम सरकार में नहीं आ रहे हैं? ये कैसे आपने कह दिया कि जो हमारी पार्टी का सीट इतना कम आ रहा है? हमने आपको एक लाइन में पीछे पूर्व में बता दिया था कि हमारा अपना आकलन है, हमने अपनी बात जनताओं के बीच में रखी है। जनता पर मुझे पूरा भरोसा है, आज से नहीं 1952 ईस्वी से भरोसा है, और लंबे समय तक हम लोगों ने देश को शासन दिया है। इसी भरोसे पर जो मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। ठीक है, बीच बीच में गलत फहमी में आकर के हमारी शासन को, हमारा जो है वो महागठबंधन में सपा बसपा शामिल नहीं है, ये सिर्फ मैं जो टीएमसी भी अलग है। यदि आप पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं तो मैं उस पर अलग से बात करूंगा, बिहार की बात करेंगे तो मैं उस पर अलग बात करूंगा। जहां तक आप राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी और बीएसपी का गठबंधन हुआ है, जो पिछले 2014 में नहीं था। आप समझ रहे हैं, 2014 में भी कांग्रेस वहां पर अकेले लड़ी थी, इस बार भी कांग्रेस वहां पर अकेले लड़ रही है। हमें पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में 70 सीट बीजेपी का इस बार कम होने के लिए जा रहा है। तो जो आपका आंकड़ा है जो 250 के आसपास यही हुआ, तो वो तो आंकड़ा वहीं पर ध्वस्त हो जा रहा है जहां उत्तर प्रदेश के एक स्टेट से आपका हो रहा है। रहा बिहार में उस समय में हम और लालू जी साथ थे। उस समय में उपेंद्र कुशवाहा और मांझी जी बीजेपी एनडीए में थे। इस बार परिस्थिति अलग है, उसमें मुकेश सहनी के साथ ये लोग हमारे साथ आ गए हैं। तो यहाँ भी बहुत बड़ा परिवर्तन होने के लिए जा रहा है। यहाँ भी सीट का संख्या जो आप जो गिना रहे हैं 25-15 का, उससे भी ज़्यादा हम लोग गिना रहे हैं, अपने मन में हम लोग रखे हुए हैं। हाँ, ये सब का ये अलग अलग आंकड़ा है, इसलिए मैं वो जनता की बात को अपमानित नहीं कर, ये जनता का फैसला होता है। और आंकड़ा बता देना भारतीय जनता पार्टी की तरह जब 300 जीतेंगे तो 301 जीतेंगे, तो ऐसा हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि वो जनता का अपमान है। वो जनता ने हमें वोट दिया है ना, तो जनता क्या वोट दिया नहीं दिया, जब 23 तारीख को फैसला आएगा उसके बाद उस पर अलग से प्रतिक्रिया देंगे। जहाँ तक एनडीए का सवाल है, तो ये एकदम सर्वविदित है कि एनडीए शासन में नहीं आ रही है, और यूपीए में कांग्रेस सबसे लार्जेस्ट पार्टी में आ रही है। यूपीए में मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस सबसे लार्जेस्ट पार्टी में आ रही है। और यूपीए का जब भी प्रधानमंत्री बनेगा, कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनेगा, वो प्रधानमंत्री होंगे माननीय राहुल गांधी। यानी यूपीए का प्रधानमंत्री बनेगा इसका दावा कर रहे हैं, और राहुल गांधी इस बार प्रधानमंत्री बनेंगे। चलिए, हम सीपीआई के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्रतिक्रिया देना चाह रहे थे। जो तमाम तरह की बातें हुई निकल के सामने आई, उसमें एक चीज़ तो स्पष्ट है कि दावा सभी दोनों दल कर रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो स्थितियां नज़र आ रही हैं, जिस तरह का दावा एनडीए की तरफ से किया जा रहा था, वो दावा कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ता नज़र आ रहा है इस बार। आपने सही कहा कि ये दावा जो एनडीए कर रहा था वो कमज़ोर पड़ रहा है। कमज़ोर ही नहीं पड़ रहा है बल्कि ध्वस्त हो गया है वो। यूपीए, ये एनडीए जब सरकार में आई थी तो नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया था देश से, ये वादा के साथ घात किया, कोई वादा पूरा नहीं किया। और उसमें सबसे बड़ा वादा था उस समय भी बेरोजगारी जो थी वो बहुत ही चरम सीमा पर थी। अभी भी बेरोजगारी जो है सो बहुत अधिक है, नौजवान बहुत पीड़ित हैं, इससे बेरोजगार हैं। और उनके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे, कुछ नहीं किया। नौजवान उनसे नाराज़ हैं। किसान, आपने देखा कि दिल्ली में भी प्रदर्शन किसानों का 50,000 से अधिक किसानों का प्रदर्शन हुआ लाल झंडे के तहत। लाल झंडे की ताकत तो जानबे करते हैं। अब किसानों की जो समस्या है, किसान कई साल से कृषि समस्या से पीड़ित है, और जितना इनपुट उनका होता है वो आउटपुट में नहीं ये बदलता है। इसके चलते वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। उसको मार्केट भी नहीं मिलता है, अपना जो फसल वो पैदा करता है, उसको जितनी भी ऋण सुविधाएं हैं ये भी नहीं है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार जो वादा किया गया था कि हम देंगे, मोदी जी ने उनके साथ भी घात किया और वो वादा पूरा नहीं किया। वो जुमलेबाजी ही फिर साबित हो गया वहाँ पर।
रही महिलाओं का सवाल, तो महिला शक्ति सशक्तिकरण का जो दौर है इसमें महिला बहुत ही उपेक्षित महसूस हुई है। और सबसे बड़ा जो कहिएगा कि हमारा सामाजिक जो परिदृश्य है, हमारा देश जनवादी, धर्मनिरपेक्ष और विभिन्न तरह के जातियों और धर्मों से बना हुआ हमारा समाज है। उसमें हमारे संविधान में जो उसको अधिकार दिए गए हैं उसका बहुत बड़े पैमाने पर हनन किया इस मोदी सरकार ने। और यह इस चुनाव में परिलक्षित होगा 23 तारीख के रिजल्ट में। उन्होंने जिस तरह से दलितों के ऊपर हमले किए, जिस तरह से ऊना की घटना हुई, सब लोगों ने देखा होगा उनको कि किस तरह से जैसे मरी को बांध करके ले जाया जाता है, उसी तरह से आप वो दलितों को बांध करके पीटा गया, उनके शरीर से चमड़ा छीला गया। अल्पसंख्यकों के साथ जो उन्होंने ये किया वो भी आपने देखा कि उनकी सामूहिक एक तरह से कहिए कि हत्या, जनसमूह के जरिए हत्या करवाई गई। देश के अंदर सांप्रदायिक विभाजन के लिए लगातार प्रयास होते रहे। जो मोदी ने वादा किया था, जो नारा इस बार भी दिया उन्होंने कि सबका साथ और सबका विकास, किसका विकास वो कर रहे हैं? जब किसान ये फटेहाल हैं, मजदूर फटेहाल हैं, छात्र और नौजवान की समस्या को अगर आप लीजिएगा तो बहुत बड़ी समस्या है। छात्रों की समस्या को लेकर जेएनयू से ये शुरू हुआ और हमारे कन्हैया कुमार ने जिस तरह से उस समस्या के खिलाफ मैदान में संघर्ष किया, ये पूरा देश ने देखा और उसको कहा कि यह राष्ट्र विरोधी है, यह एंटी नेशनल है। और भाई नेशनल और एंटी, ये राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद की परिभाषा नरेंद्र मोदी को अगर मालूम नहीं है तो उनको जानना चाहिए। राष्ट्रवाद है राष्ट्र की सेवा करना, और राष्ट्र के अंदर विभिन्न धर्मों, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में वो रहते हैं। अगर उनका विकास नहीं हुआ तो सबका विकास कैसे हो? तो कहते हैं कि राष्ट्र का विकास हो रहा है और यही उनकी प्राथमिकता है, लेकिन ये व्यवहार में नहीं दिखाई पड़ा। 5 साल के दौरान कहाँ दिखाई पड़ रहा है, वो तो ये साबित नहीं कर सके। और इसलिए ये सारे आक्रोश जो हैं इनको झेलना पड़ेगा, इसको झेलना पड़ेगा। और अब आतंकवादी जिसके कहता है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, हाल में इन्होंने देखा कि आतंकवाद को एक हथियार बना करके नोटबंदी भी किया। नोटबंदी से बड़े पैमाने पर हमारे देश के छोटे और मझौले उद्योग जो हैं वो प्रभावित हुए, और करोड़ों की संख्या में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है बेरोजगार हो गए। छोटे उद्योग धंधे बहुत बड़े पैमाने पर बंद हो गए। क्या वो लोग जो है मोदी सरकार को फिर से लौटाना चाहेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता है कि ये हो सकता है। इसलिए हमारे देश में जो संवैधानिक संस्थाएं बनी हुई हैं, चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हैं, इसका दुरुपयोग हो रहा है। रिजर्व बैंक में देखिए नोटबंदी किया, लेकिन रिजर्व बैंक के गवर्नर से पूछा तक नहीं। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने बाद में जाकर के अपना बयान दिया। ये क्या हो रहा है हमारे देश के अंदर में? हमारा संविधान रहेगा या नहीं रहेगा, इस चुनाव में एक मुख्य मुद्दा बन करके आया। हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था रहेगी कि सांप्रदायिक फांसीवाद का राज होगा, ये हमारे ये चुनाव का मुख्य मुद्दा था। और आम जनता के ऊपर जो आक्रोश व्यक्त किया है वह 23 तारीख को दिखाई पड़ेगा, और मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी। और आपने जो आंकड़ा दिया है, ये आंकड़ा से हम सहमत नहीं हैं। ये आंकड़ा मैं स्पष्ट कहूँगा कि मोदी जी की पार्टी 100 का आंकड़ा भी पूरा नहीं कर सकेगी 23 तारीख के रिजल्ट में, आप देखिए। चलिए ये तो आने वाला वक्त बताएगा जब 23 मई को परिणाम होगा। तो अब सुनील जी हैं हमारे पास। नीतीश कुमार जी पर काफ़ी गंभीर आरोप अभी लगाए गए हैं, हम पार्टी की तरफ से भी लगाया गया कि कहा गया है कि कोई विकास नहीं, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें की गई थी। महिलाओं को देखा गया, हालांकि आपने जैसा बताया कि टर्नओवर हुआ है उनका वोट, लेकिन क्या लगता है कि बहुत सारी बातें दल बदल और ये सब चीज़ें हुई, गठबंधन छोड़ा, क्या टर्न हो पाया होगा? तो पहले तो आप पूछ रहे हैं विकास के नाम पर कि भाई देखिए, विपक्ष के जो नकारात्मक राजनीति करते हैं वो विकास को कैसे मानेंगे? ये देखिए, आप विकास का जो पैमाना है, आप देखिए पूरे बिहार में सड़क का और पुलियों का जाल है। आप कहीं से भी 4-5 घंटे में राजधानी आ सकते हैं, छुपा हुआ नहीं है।
बिजली की स्थिति है कि सुदूर क्षेत्रों में भी 24 घंटे में से 22 घंटे बिजली होती है और सुदूर क्षेत्रों तक, दियरा तक एरिया तक में बिजली पहुंच गई है। ये सबको देख सकता है। इसके अलावा अगर आप गांव में चलेंगे तो गांव की अगर सबसे अच्छी बिल्डिंग होगी वहां पर, तो वो गांव में जहां से सुबह सुबह विद्यार्थियों का कोलाहल होता होगा, तो वहां का स्कूल है जहाँ की विद्यार्थियों का कोलाहल सुनाई देगा। गांव की जो बिल्डिंग है वो आप अगर सबसे अच्छी बिल्डिंग होगी तो वहाँ का अस्पताल होगा, जहाँ की चिकित्सक होंगे, अब मरीजों का लाइन। ये वैसे व्यक्ति क्या बात करेंगे जिनके कि शासन काल में कानून का राज क्या था छुपा नहीं, जंगल राज की संज्ञा लगी। अस्पतालों में मरीज की जगह वहाँ पर मवेशी और जानवर रहा करते थे। बिजली के नाम पर लालटेन में काम हुआ करता था। वैसे पार्टी के विपक्ष के लोग ये बात नहीं समझ सकेंगे और ये नहीं मानेंगे। इसे कहते हैं चिकित्सकीय भाषा में कि डिनाइल मोड में है। खैर, मैं उनको कन्विंस नहीं करने जा रहा हूँ, मैं कन्विंस करने जा रहा हूँ जनता को। तो जनता सड़क, मैंने कहा बिजली, कानून का राज के बारे में आपने देखा कि व्यक्ति कोई भी हो, अगर कुछ होता है तो कानून अपना काम करता है। दूसरी बात, आपने जनादेश के बारे में बात कही, बार बार उठ के आ रहा जनादेश का चोरी, और इन्होंने कहा कि ऐसे किए वैसे किए। देखिए, जनादेश 2015 में जो हमने चुनाव लड़ा तो महागठबंधन बनाया, तो जनादेश था 7 निश्चय, जनादेश था भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति, जनादेश था विकास, जनादेश था कानून का राज, जनादेश था महिला सशक्तिकरण। जनादेश ये नहीं मिला था कि एक परिवार को हजारों करोड़ की संपत्ति अर्जित करने के लिए हम माध्यम बने। तो जनादेश की चोरी नहीं हुई है, जनादेश को हमने बचाया। जब भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे कि 24 वर्ष का व्यक्ति बिना कुछ किए हजारों करोड़ का मालिक कैसे हो गया, इसकी हम चाहते थे कि जनता के बीच में, पब्लिक डोमेन में वो तथ्यात्मक सफाई दे। हमने अनेकों बार कोशिश की। कांग्रेस पार्टी की बात जहां तक है, तो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी माननीय नीतीश कुमार जी मिले कि आप ही कुछ करिए, क्योंकि ये पक्का है कि जनादेश भ्रष्टाचार के खिलाफ था, जनादेश भ्रष्टाचार का नहीं था। और माननीय नीतीश कुमार जी स्पष्ट है उनके सिद्धांतों में कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति है। ऐसे में हम भ्रष्टाचारियों का साथ नहीं दे सकते थे। सृजन घोटाले और भी बहुत सारे घोटालों का तो आरोप लग रहा है ना। पहले मैं स्पष्ट कर दूं, आप इस बात को मान लें कि जनादेश की चोरी नहीं हुई है, जनादेश की हमने रक्षा की है। जनादेश था सुशासन का, जनादेश था 7 निश्चय का, जनादेश था कानून का राज का। तो आज हम भी अगर भाजपा के साथ हैं तो हमारे मुद्दे वही हैं जो 2015 में हमें चुन के सरकार ने जिस मुद्दों के साथ भेजा, मुद्दों के साथ छेड़छाड़ हमने नहीं किया। आज भी उसी मुद्दों पर काम कर रहे हैं। आप क्या प्रश्न करें? दो कुछ प्रश्न। सृजन घोटाले का आरोप लगता है कि उन मामलों को दबाने की कोशिश हो रही है। सुशील मोदी पर गंभीर आरोप है सृजन घोटाले का। मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड जो है, उस मामले में आरोप लगता है कि नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं, जो उस गृहकांड में जो कांड हुआ था उसमें संलिप्त है, जिस वजह से उसको भी बचाने की कोशिश हो रही है। पहले आपने कहा सृजन घोटाले की बात। देखिए, सभ्य समाज में भ्रष्टाचार का स्थान नहीं है, लेकिन दुखद है कि कुछ लोग होते हैं भ्रष्टाचार करते हैं। देखना ये होता है कि शासन का क्या रुख रहता है। तो शासन ने स्पष्टतः सृजन घोटाले के मामले में कुछ चीज़ें स्पष्ट कर दूं, प्लीज़ बीच में जिसके आपके टर्न में नहीं बोले थे सर हम। हाँ, तो सृजन घोटाले के समय की मैं बता दूं कि सृजन घोटाले हुआ, लेकिन सृजन घोटाले में सरकार का रुख साफ है कि थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन के लिए सरकार ने ही किया था टिस्को, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई को। हम चाहते हैं, हमें कुछ छुपाना होता तो हम बिहार की एजेंसी से कराते। थर्ड पार्टी को इवैल्यूएशन करने दिया, उन्होंने जो रिपोर्ट दिया हमने तत्क्षण उसके बाद एफआईआर किए। उसके 48 घंटे के अंदर सारे को पकड़ा। इसके बाद भी अगर जो हुआ तो हमने सीबीआई को जांच के लिए राज्य सरकार ने दी। राज्य सरकार ही हाईकोर्ट गई कि आप इसका अनुश्रवण करें, और राज्य सरकार के अनुरोध पर आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले को अनुश्रवण कर रही है, सीबीआई जांच कर रही है। जो राजनेता ट्वीट करने में आजकल मास्टर हो गए हैं या जो ज़्यादा भाषण देते हैं आपके सामने, मैं कहूँगा उनके पास कुछ सबूत हो तो सीबीआई को दें। और जांच चल रही है। माननीय नीतीश कुमार जी का रुख स्पष्ट है कि ना हम किसी को फंसाते हैं ना बचाते हैं, कानून अपना काम कर रहा है। जिसके बारे में इतने बड़े बड़े जो बातें की जा रही हैं, वो जो होंगे वो नपेंगे। वो हो सकता है ट्विटर बउआ के पार्टी के लोग भी हो सकता है उसमें हो, मैं नहीं जानता। तो अगर किन्हीं के पास कोई अगर है सबूत तो वो दें, वो नपेंगे। और आपने कहा सृजन घोटाला, ये बार बार इस तरह की बातें जो ट्वीट करने में जो जिन्हें राजनीति का ABC सिखाया गया, माननीय नीतीश कुमार जी, उनके लिए ट्विटर के माध्यम से तंज कसने में ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है
कि बड़ा ही लगता है कि इससे वो अपना शिक्षण प्रशिक्षण का स्तर वो बताते हैं। उन्हें ये भी एहसास नहीं है, एक तरफ चाचा कहते हैं, इस तरफ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। देखिए, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हर व्यक्ति को शब्दों के चयन में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आज तक जो जिस तरह से राजनीति में हरास हो रहा है स्तर का, तो मैं तो कहूँगा जैसे कि कोई ना कोई रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए, कहीं कोड ऑफ एथिक्स राजनीतिज्ञों के लिए भी हो, जैसे चिकित्सकों के लिए। लेकिन वायलेशन इसका सब लोग कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि अब ये समय आ गया जिस तरह राजनीतिक स्तर गिर रहा है कि जैसे कोड ऑफ एथिक्स बाकी अन्य के लिए, हम चिकित्सकों के लिए है, हमें मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है, तो वो समय आ गया है कि रेगुलेटरी बॉडी हो और लोगों के बयान के लिए लोग अकाउंटेबल हो, लोग उनके ऑडिट हो, और उनको अपने बयान के लिए व्यक्ति कोई किसी पार्टी से, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, इस बात के लिए नहीं कर रहा, और खासकर अगर किसी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ट्विटर के माध्यम से अब शब्दों का प्रयोग करे, ज़्यादा दुखद है, ये ज़्यादा दुखद है। खैर, वो जो करते हैं उनको अपनी जगह है। माननीय नीतीश कुमार जी के बारे में जो आपने कहा, जनादेश चोरी को मैंने स्पष्ट कर दिया है, जनादेश हमने बचाया है, जनादेश की चोरी नहीं की है। और जहाँ तक बात था कि आप आम चुनाव करते, जनता 5 वर्षों तक कुछ मुद्दों पर हमें चुन के भेजी। मुद्दे मैं फिर से स्पष्ट करता हूं, मुद्दे न्याय के साथ विकास था, मुद्दा 7 निश्चय था, मुद्दा महिला सशक्तिकरण था, मुद्दा विकास था, तो मैंने वो सब, वो कानून का राज था, उस मुद्दे पर हम आज भी कायम हैं और इस जनता इस बात को जानती है। अपराध नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, उस पर एक देखिए, सभ्य समाज में अपराध का स्थान नहीं होता है, मगर दुखद है कि अपराध होते हैं, और अपराध होते हैं तो देखना ये होता है कि शासन प्रशासन किस मुस्तैदी से, किस जो दुरुस्ती से वो अपराध को पकड़ती है और कांड का उद्भेदन करती है। और ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं हो। कहने का मतलब, जो राजद के शासन काल में सत्ता संपोषित अपराध होता है वो नहीं थे। आज ये कोई नहीं कह सकता है, आज देखिए कोई नहीं कह सकता कि सत्ता संपोषित अपराध है। अगर कोई अपराध करता है तो अपराधी पर विधि सम्मत कार्रवाई होती है, और वैसा काम इसमें कोई कहीं किसी प्रकार का लेश मात्र भी इंटरफेरेंस कहीं भी इसमें नहीं है। और यह स्पष्ट है, हर मामले में स्पष्ट है कि कहीं लेश मात्र भी इंटरफेरेंस नहीं है। जो व्यक्ति, हमने कितनी बार इस बात को किया है कि अगर किसी भी पार्टी से संबंधित रहा हो, वो व्यक्ति अगर हमारी पार्टी का भी नेता रहा हो और उसके बच्चे ने अपराध किया तो वो व्यक्ति भी जेल गया। तो जो भी व्यक्ति हो, किसी पार्टी से संबंधित हो, किसी भी पद पर आसीन हो, कानून अपना काम करता है। अपराध पर नियंत्रण लगाने की कोशिश हो रही है और कोशिश जारी रहेगी। रालोसपा से हैं चंदन सिंह जी। बहुत सारा मामला सामने आया, जंगल राज की संज्ञा कोर्ट ने दी थी, उस जंगल राज में शामिल हुए आप लोग, एनडीए गठबंधन छोड़कर आप भी शामिल हुए, हम भी शामिल हुई उसमें, क्या वजह है? देखिए ना, अभी बड़ा स्पष्ट जो है आदरणीय डॉक्टर सुनील बाबू ने ये बात कहा है, हम इस बात को मानते हैं कि एक मुकदमा हुआ लालू जी के समय में, और उस मुकदमे में ये हाईकोर्ट की टिप्पणी है। हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी किया कि लगता है यहाँ जंगल राज्य है, और लालू जी लोगों ने चिपका दिया उसको। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि बिहार में 34 लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ मुजफ्फरपुर, और सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लगता है कि यह सरकार के देख रेख में यह हुआ है, तो इसको क्या कहा जाना चाहिए? इससे शर्मनाक घटना कहीं हुई है क्या? और आप नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं। ये पूरा हिंदुस्तान देखा है इस चीज को, और बिहार की जनता बहुत जागरूक है, इस बात को बहुत सलीके से पकड़ा है कि क्या इनका कैरेक्टर रहा है। अगर इनके अंदर मोरल होता, नैतिकता की जो बात ही करते हैं, और इनके पास नैतिकता होती तो शायद उसी सन ये त्यागपत्र दे देते। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश में कभी नहीं हुआ ऐसा। वो अनाथ बच्चियां हैं, बच्ची सबकी साझी है, हमारी आपकी सारी बच्चियां एक है। तो इस तरीके की घटना हो, और जहां तक रहा कि भाई अब जो भी अभी लाइन ऑर्डर की आप बात कर रहे थे, तो बिहार में क्या स्थिति है लाइन ऑर्डर का, किसी से छुपा थोड़े है, आपसे भी नहीं छुपा है। कोई ऐसा दिन नहीं है, आप सुबह उठिए, पेपर देखिए, न्यूज खोलिए, हर जगह ये घटनाएं, चाहे वो लूट की घटनाएं हैं, डकैती की घटनाएं हैं, हत्या की घटनाएं हैं, आम दिन एकदम जैसे ऐसा हो गया कि ये नियति बन गया बिहार का। तो हमारा है कि न तो यहाँ लाइन ऑर्डर है, न महिला सशक्तिकरण है, और दूसरा जो अभी आप कह रहे थे कि हमने विकास जो है किया,
नरेंद्र मोदी जी जब चुनाव जीते और 14 वाला, और 14 के चुनाव में उन्होंने क्या वादा किया था कि हम काला धन लेके आवेंगे। काला धन तो आया नहीं, लेकिन जो भारत का धन था वो चला गया विदेश में, और उस पर अभी क्या हुआ है वो आपसे भी नहीं छुपा है और पूरे जनता से यहाँ नहीं छुपा है। इसलिए पूरे देश की जनता और बिहार की जनता इसको बहुत अच्छी तरह से समझा है, और आने वाले दिनों में यानी 23 मई को निश्चित रूप से इनको क्लीन स्वीप करेगा। एक सवाल जो मैंने आपसे किया था, बड़ा गंभीर सवाल था, उस पर जवाब आपकी नहीं है। आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, राजनीतिक परिचर्चा में इस तरह की बातें आती रहती है, लेकिन एक सवाल कि जिस जंगल राज का हवाला आप लोग कल तक देते थे, आप हैं, हम पार्टी से भी हैं, उसी जंगल राज में फिर शामिल हुए आप हैं, और अब आरोप तो लगना खैर लाजमी है कि जब सरकार जिसकी रहती है आरोप लगेंगे ही जब अपराध हो रहे हैं। वही सवाल मैंने भी किया था उनसे, लेकिन कहीं ना कहीं उसी खेमे में आप भी शामिल हो गए जिसको हाईकोर्ट ने संज्ञा दी थी जंगल राज। देखिए, हमने कहा आपको कि ये तल्ख टिप्पणी है, ये हाईकोर्ट की टिप्पणी है। हमने चूंकि सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी का जिक्र किया, इसीलिए मैंने मैं अब वही कह रहा हूं आपसे कि ये जो है ना, ये टिप्पणी है ना, जंगल राज नहीं है ये। अब आपको जब अगर वही जंगल राज हो जाता तो आज इसको क्या कहते, किस राज की आप संज्ञा देते इसको? हम यहां भी आप कंपैरिजन इसको कर लीजिए कि अगर मैं वहां गया और गया नहीं, आप ये नीतीश कुमार जी से भी पूछ लीजिए इस बारे में कि उन्होंने जो गठजोड़ किया राष्ट्रीय जनता दल से, अगर उनको लगता था कि भ्रष्टाचारी हैं तो उनको तो नहीं करना चाहिए था। आप बताइए, जब कोई व्यक्ति अपने सिर्फ लाभ के लिए अगर काम करता है तो उसके लिए सही हो जाता है, और जब उसको लाभ नहीं मिलता है तो उसके लिए खराब हो जाता है। हमारा स्पष्ट मानना है कि किसी भी कीमत में हम लोग जो विचारधारा से चलते हैं, आम जन जिसको स्वीकार करता है, हम लोग उसके साथ हैं, और निश्चित रूप से हम लोग का जो महागठबंधन है वो सचमुच में सही है और सबल है, और आने वाले दिनों में सही भी रहेगा। और 23 मई को लेकर प्रेमचंद पटेल जी के पास चलते हैं, बहुत देर से बैठे हैं और काफ़ी सारा आरोप भी जो है इनकी गठबंधन के ऊपर और पार्टी के ऊपर भी लगा है। प्रेमचंद पटेल जी, बहुत सारी बातें निकल के सामने आई, चाहे मुजफ्फरपुर कांड हो, अपराध हो, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात आ रही है, लेकिन कहीं वो चीज़ें सतह पर नहीं आ रही, दिख रही हैं। कोई भी आरोप प्रमाण के साथ नहीं लगाया जाता है। दो चीज़ों का अभी डॉक्टर सुनील जी ने उस पर कहा कि सृजन घोटाले के मामले में उसको किसने जो है से उजागर किया, इसमें विपक्ष का कोई हाथ है क्या, विपक्ष का कोई रोल है क्या? उसमें सीधे तौर पर सरकार को अगर लगा और उसने सरकार ने तुरंत उस पर कार्रवाई किया, और लोगों ने कहा कि सीबीआई को दीजिए। हमने सीबीआई को जांच के लिए दे दिया है। उसमें जो भी व्यक्ति हो, चाहे किसी पद पर बैठा व्यक्ति हो, अगर उसके खिलाफ कोई प्रमाण है तो आप सीबीआई को दीजिए, सीबीआई कार्रवाई करेगी। ये सरकार जिसका चर्चा बार बार होता है कि भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस, हम किसी को न बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई है उसका टिस के माध्यम से जांच कराया गया। खुद जो है से सीबीआई को नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सीबीआई से जांच कराइए, सीबीआई से, आप पर भरोसा नहीं है। तुरंत हमने सीबीआई को देने का काम किया और सीबीआई जांच कर रही है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कौन उसमें आरोपित है, कौन उसमें किसकी संलिप्तता है, सीबीआई पर आरोप उस दायरे में आएंगे, उन पर कार्रवाई होगा। कोई बचने वाला नहीं है। तो संवैधानिक संस्थाओं पर भी तो आरोप लगते हैं कि उसको भी केंद्र ने अपने वश में कर लिया। नहीं, अब जिन लोगों ने किया था और जिन लोगों ने उसका बेजा इस्तेमाल किया था वही आज आरोप लगा रहे हैं। हमारे समय में स्वतंत्र है एजेंसियां, सारी इतनी एजेंसियां इस प्रकार की है, वो सब स्वतंत्र है। अगर वो कोई कार्रवाई कर रही है जांच के साथ, प्रमाण के साथ अगर जांच कर रही है तो उनके ऊपर आरोप लगते हैं। ये तो लगता रहा है, इनको किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। ये तो न्यायालय के ऊपर भी जो ऐसे भरोसा नहीं जताते हैं, उनके भी ऊपर आरोप लगाते हैं, चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाते हैं, राष्ट्रपति पर भी आरोप लगाते हैं। तो इनको किस पर भरोसा है? न देश की जनता पर भरोसा है, न ईवीएम पर भरोसा है, किस पर भरोसा है? ये सत्ता में आ जाए तो सब कुछ जायज, और ये सत्ता से बाहर जाए तो सारी चीज नाजायज। ये सब जैसे किसी को भरोसा नहीं, इसलिए इनको जनता पर और लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। ये किसी न किसी रूप में सत्ता हथियाना जानते हैं, सत्ता पर काबिज रहना जानते हैं, और लोकतंत्र की हत्या कर करके ही आना चाहते हैं। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और जनता के न्यायालय में सबको जाना होता है। जनता ने ही मुझे बैठाया है पिछली बार, और मैंने कहा कि जनता पर पूरा भरोसा है।
जनता को हम पर भरोसा है। जनता से हमने पिछली बार मांग किया था, जो आपके आंकड़े आ रहे हैं वो आंकड़े मेरे हिसाब से सही नहीं है आपके आंकड़े। और 23 तारीख को ये पता चल जाएगा उन सारे आंकड़े को। अगर पिछली बार 272 प्लस का हमने मांग किया था, लोग 283 सीटें हमको देने का काम किए थे। इस बार हमने कहा है कि 300 से ऊपर दीजिए, और आप देखिएगा कि एनडीए गठबंधन 300 से ऊपर जनता के सहयोग से आने का काम करेगी। तो दावा है। अब परिचर्चा को खत्म करने का भी समय आ गया है। हमारे साथ हम के प्रवक्ता हैं, इनसे भी सबसे आखिरी प्रतिक्रिया सभी मेहमानों से लेंगे हम, और भी मेहमान हमारे साथ हैं। आखिरी प्रतिक्रिया आपकी। अब मतगणना का इंतजार सबको है, धड़कनें सबकी बढ़ी हुई हैं, स्वाभाविक है, और अगले कई घंटों तक बढ़ी रहेंगी जब तक परिणाम सामने नहीं आता है। देखिए, आपने जो गणना किया है, मनना किया है, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। इस देश में एनडीए को 100 से 125 सीट आ जाए, अहो भाग्य है। ये किस ग्राउंड पर कहते हैं? इनके नेता ने, जो शीर्ष नेता हैं, वो मुसलमान को पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं। इनके शीर्ष नेता कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के सभा में यदि आप ताली नहीं बजाओगे तो हम गाली देने का काम करेंगे। विकास का कोई काम ही नहीं करते हैं, मुद्दा पर कोई आते ही नहीं है। तो किस ग्राउंड पर ये कहते हैं कि 300 या 350 सीट लेंगे? देखिए, देश की जनता जान रही है, पहचान रही है कि आज तक नरेंद्र मोदी जितना झूठ बोलने का काम किया, आज तक देश में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया था। वो झूठ बोलने का ही खेती कर रहे हैं। उन्होंने 2014 के जो भी मैनिफेस्टो में था वो लागू नहीं किए, और 2019 में नया मैनिफेस्टो ले आए हैं। इन्होंने हर स्टेट में जनाधार किसी को मिला है, लेकिन जबरदस्ती ये जनाधार तोड़ तोड़ के लोगों को मिलाने का काम कर रहे हैं। तो देश की जनता समझ रही है। इतना ही नहीं, खास करके बिहार में 40 को 40 सीट हम लोग जीत रहे हैं, और इन लोगों का बोरिया बिस्तर पूरे देश से बना रहा है, बिहार से बना रहा है। बांध कर इन लोग को गुजरात फिर से भेज देंगे हम लोग। गुजरात देश से बाहर नहीं है, गुजरात देश में ही है, और देश में ही आप भेजने की बात कर रहे हैं। सर, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया, आप कुछ घंटे का इंतजार और। हम इतना ही कहेंगे आपको आखिरी प्रतिक्रिया के रूप में कि इस 5 साल के दौरान देश में जो कुछ भी हुआ, प्रेम, भाईचारा, सहिष्णुता, एक दूसरे का आपस में सहयोग, इस सारे चीज़ को मोदी सरकार ने ध्वस्त कर दिया। लोकतंत्र की जो भावना होती है आम जनता के अंदर में, आम जनता के जो अधिकार होते हैं, उस अधिकार को बढ़ाने की मांग संविधान करता है। सरकार उसको बढ़ाने में भूमिका अदा करे, यह मांग आम जनता की होती है। लेकिन इसको लगातार मोदी सरकार ने 5 साल में कम किया और इसको ध्वस्त कर दिया। हमारे जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनको उन्होंने अपना चेरी बना लिया और इसका एक हथियार के रूप में वो इस्तेमाल किया। यह बड़ी दुखद चीज़ है। और इसलिए हमारे यहाँ जब लोग कहते हैं कि भाई ये अन्याय और न्याय के बीच की लड़ाई है, तो क्या गलत कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल देखिए, देखिए सीपीआईएम जो भी हमारे दोनों वाम दल हैं, जो परंपरागत वाम दल रहे हैं, ये दोनों इस महागठबंधन से बाहर है। ये सही है, इसको हम कैसे इनकार कर सकते हैं? एनडीए को आप 7 सीट 8 सीट से ज़्यादा यहाँ मिलने वाली नहीं है। महागठबंधन और बाकी जो ये लेफ्ट और जो ये है, ये बाकी सीट उनको मिलेगी। लेफ्ट का सीट जो है हमारा, जो सीपीआई के सीट है, कन्हैया का सीट है, और हम ट्रायंगुलर कंटेस्ट में मोतिहारी में भी हैं, और एक आपको आरा में सीपीआई-एमएल का सीट है। ये सारे सीट जो हैं ये जीतने वाली सीट हैं, और इस पर हम जीत हासिल करेंगे। जी, आप सर क्या कहेंगे? आखिरी प्रतिक्रिया आपकी, कुछ घंटे के। हाँ, जैसा कि अभी जो समय है, अब कुछ ही क्षण में ये 1 दिन 2 दिन अब वक्त है जो मतगणना का है। तो हमारा स्पष्ट है कि बिहार में महागठबंधन
बहुत मुस्तैदी के साथ 40 सीट में 40 सीट एनडीए को क्लीन स्वीप करेगा और देश में पक्का महागठबंधन की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अब बात करते हैं प्रेम रंजन पटेल जी से, आखिरी राजनीतिक प्रतिक्रिया उनकी भी कि अब इंतज़ार है, क्या होगा फाइनली, क्या कहेंगे कंक्लूजन के तौर पे, क्या कहेंगे आपके, क्या रिजल्ट है? मैंने तो कहा कि हमारी सरकार बनने जा रही है, पूरी बहुमत से सरकार बनने जा रही है, कोई लड़ाई है ही नहीं, किसी पार्टी पर भरोसा नहीं है और कोई पार्टी चुनाव सरकार बनाने के लिए लड़ी नहीं है, सारी पार्टियां केवल नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए लड़ी है। तो पूरा देश की जनता पर पाने में सक्षम रहेगी? नहीं, उनके ऊपर भरोसा नहीं है। आपने देखा होगा 2014 में कांग्रेस जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है और जहां पहले अकेले लड़ती थी, वो नेता प्रतिपक्ष लायक भी उसको देश की जनता ने नहीं छोड़ा। इस बार भी अंतोगत्वा वही स्थिति देश की जनता करेगी, इसलिए कि उनके समय में अगर देश का विकास नहीं हुआ है, देश की आज ये स्थितियां बनी है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए दोषी वही हैं जो लंबे समय तक, आज़ादी के 72 वर्ष के बाद 55 वर्षों तक जिसने शासन में रहा है, उसके बाद लोगों को घर नहीं, पक्का मकान नहीं है, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, लोगों को शौचालय नहीं है, लोगों को गोईठे और लकड़ी पर खाना बनाना पड़ता है, लोगों को रोजगार नहीं प्राप्त हुआ है, लोगों को खेतों में पानी नहीं पहुंचा है, गांव तक बिजली नहीं पहुंची थी। आज सारी स्थितियों के लिए अगर कोई दोषी है तो वो कांग्रेस के लोग दोषी हैं और हमने इन सारे काम को करने का काम किया है। 5 वर्षों के अंदर में जितना काम हमने किया है, आजादी के बाद इतने शायद कभी काम नहीं हुए थे। 6 करोड़ हमने घरों के अंदर में शौचालय बनाने का, निर्माण करने का काम किया है। 8 करोड़ उज्ज्वला योजना के तहत हम गरीबों को हमने घरों में मुफ्त में गैस कनेक्शन देने का काम किया है। हम प्रधानमंत्री सिंचाई योजना बनाने का काम किया है। हम किसानों के लिए जो यूरिया की किल्लत होती थी उसको दूर करने का काम किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना लेकिन वोट में तब्दील कर पाए हैं? जरूर, जनता विकास चाहती है और जनता को विकास पसंद है और हमारे इस विकास के कार्यों पर जनता की मुहर एक बार लग चुकी है। 23 तारीख को उसका जो है से पदार्पण सामने आएगा, रिजल्ट सामने आएगा। सर एक जी पूछूंगा सर, आऊँगा आपके पास भी, आपके पास आऊँगा मैं बीच में। अशोक सर, आपसे जाना चाहेंगे आखिरी प्रतिक्रिया के रूप में, ये क्या कहेंगे आपकी, अब तो कुछ घंटे बचे हैं, अब सबकी किस्मत जो है बंद हो चुकी है, अब क्या परिणाम, आखिरी जो चर्चा हुई इसके हिसाब? देखिए, आपने जो आंकड़े दिखाए वेद जी, ये आपका अपना सर्वे होगा, आपने अपना मेथोडोलॉजी यूज़ किया होगा और उस नंबर्स पे मैं नहीं कमेंट करना चाहूँगा, लेकिन ये पूरे चुनाव के दौरान ये स्पष्ट रहा कि सत्ताधारी दल ने अपने तरफ से 5 साल में किए गए कार्य को जनता के बीच रखा और लास्ट में जो उनका जो अंतिम समय था सरकार में, उस समय जो उन्होंने पुलवामा या सीआरपीएफ पर हुई घटना और पुलवामा का सर्जिकल स्ट्राइक, उसको पूरे देश भर में अपना मुद्दा बनाने की कोशिश की, जनता को लुभाने की कोशिश की। वहीं विपक्ष ने भी अपना काम बहुत ही मजबूती से किया और सरकार को घेरने की कोशिश की। कुछ मुद्दे जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे कि नोटबंदी, जीएसटी की समस्या, नोटबंदी से हुई समस्या, लोगों की परेशानियां, जीएसटी से जो व्यापारी वर्ग हैं या और वर्ग हैं उनको जो उसकी अच्छाई, उसका लाभ या उसका घाटा जो भी हुआ, वो एक मुद्दा रहा। साथ में बेरोजगारी मुद्दा रहा और बेरोजगारी पर कई यूथ का हम देख रहे थे, कहीं पे सर्वे जाते थे तो आजकल के नौजवान काफ़ी नाराज़ भी रहते थे, कई नौजवान सरकार के साथ थे, कई नौजवान नाराज़गी दिखाई कई नौजवानों ने। तो ये एक समस्या है, ये देश भर की समस्या और देश भर में ये मुद्दा छाया रहा। अब रिजल्ट 23 को आने वाला है और जनता बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। हम लोग पत्रकार हैं तो हम लोग भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, देखिए आगे क्या होता है। बिल्कुल इंतज़ार इसका है। सर कुछ सवाल आप करना चाह रहे थे प्रेम रंजन पटेल? प्रेम रंजन जी से हम ये जानना चाह रहे थे कि पिछली बार आप 30 सीटों पर लड़े थे और 22 सीटें आपने जीती, इस बार आप 17 पर ही लड़ रहे हैं, गठबंधन भी आपका नया है, तो उनसे ये स्पष्ट करें कि उनको क्या होप है कि 40 में उनको कितनी मिल रही है और 17 में वो कितनी सीटों पर जीत रहे हैं? जी, एनडीए को कितनी सीट और बीजेपी 17 में? देखिए, विगत चुनाव में जदयू हमारे साथ नहीं थी, हम 30 सीटों पर लड़े थे, हमारे सहयोगी दल 10 सीटों पर लड़े थे, हम 31 सीटों पर बिहार के अंदर में चुनाव हम जीते थे और इस बार हमने अपने सहयोगी दल
जो जदयू है, अगर आप आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे तो जदयू पिछली बार अकेले चुनाव लड़ी थी और 16% मात्र बिहार में लाई थी। वो जदयू आज हमारे साथ है, हमने उनको अपनी जीती हुई सीट ही देने का काम किया है। हम आज 22 सीटों में से 17 सीटों पर चुनाव लड़े हैं और 17 सीटों पर जदयू को दिया है और पार्टी 6 हमारे लोजपा लड़ रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि जनता पिछली बार से ज़्यादा सीटें हमको देगी। एक आध 2 सीटों को छोड़ दीजिए तो मुझे लगता है कि 35 से ऊपर का आंकड़ा एनडीए का बिहार के अंदर में रहेगा। चलिए, ये दावा है उनका। अब आखिरी प्रतिक्रिया का आपके बीच आएंगे। अब चूंकि तमाम चर्चाएं हुई, आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, लेकिन क्या कुछ रुझान देखने को मिलेगा रिजल्ट? देखिए, रिजल्ट जो भी आएगा, मैंने पहले भी इस चीज़ को कहा है और फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि मतदाताओं का मूड पिछली बार की अपेक्षा इस बार भांपना थोड़ा कठिन है। और उस कठिन स्थिति में तमाम, अभी हम लोग सुन रहे थे कि कोई 40 सीटों का दावा कर रहा है, हम 40 जीतेंगे। अभी प्रेम रंजन जी ने कहा कि दावा करने में कोई बुराई नहीं। हाँ, उनका अपना दावा है, सारी पार्टियां जीतने के लिए चुनाव लड़ती हैं। प्रेम रंजन जी ने कहा कि भाई 35+ हम रहेंगे, 35 से अधिक सीटें हमको मिलेंगी। लेकिन जो मौन मतदाता हैं हमारे और आपके, या चाहे और भी जिन लोगों ने भी इस पर अनुमान लगाया है, मतगणना के बाद, वोटिंग के बाद कुछ आंकड़े गलत भी हो सकते हैं और उसके पीछे होगा, सबसे बड़ा कारण होगा उन मौन मतदाताओं का निर्णय। वो निर्णायक होंगे और उन निर्णायक मतदाताओं में हैं यूथ। मैंने कहा कि यूथ एग्रेसिव नहीं है इस बार। यूथ और मिडिल क्लास के बिजनेसमैन जो मानते हैं, पॉलिटिकल पार्टी मानते हैं कि जो बिजनेसमैन है वो बीजेपी के वोटर्स हैं, लेकिन वोटर किसी का है, ये वोटर मौन है। उनका अनुमान लगा लेना, किसी भी सीट पर ये अनुमान लगा लेना कि फलां जीत जाएगा, फलां हार जाएगा, ये इस बार के चुनाव में सब गणित को झुठलाया है मतदाताओं ने। और इस स्थिति में लेकिन ये तय है कि कोई भी सरकार बने, ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है, उम्मीद की जा रही है कि नरेंद्र मोदी पुनः सरकार बनाने की स्थिति में होंगे, चाहे जिस स्थिति में, लेकिन हाँ, जोड़ तोड़ से ही, लेकिन या उनको 275 272 का जादुई आंकड़ा वो पार भी कर जाएं। जो भी सरकार बनेगी, ये तय है कि केंद्र में इस बार पिछली बार की तरह मजबूत सरकार नहीं बनेगी। ये बार बार प्रधानमंत्री ने भी कहा है, लोगों से अपील किया है, विपक्ष पर ये आरोप लगाते हुए कि वो मजबूर सरकार चाहते हैं। मजबूत सरकार के लिए आप एनडीए को सपोर्ट करें, लेकिन स्थिति यही होगी कि सरकार बनेगी, लेकिन वो सरकार मजबूत सरकार नहीं होगी। और मजबूर इस स्थिति में हम नहीं कह सकते हैं कि, लेकिन जो सहयोगी, जो उसके एलाइज हैं, उनको वो दरकिनार नहीं कर सकती है कोई एक पार्टी। जो पार्टी लीडिंग पार्टी होगी वो उसको दरकिनार नहीं कर सकती है। और कोई भी डिसीजन, जो पिछली सरकारों का जो अनुभव रहा है, लोग जिस चीज़ को पर काफ़ी ये कहते हैं कि तानाशाही वगैरह वगैरह, लोकतंत्र में तानाशाह और तानाशाही का कहीं कोई स्थान नहीं होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज वो चीज़ें चुक रही हैं। सरकार कोई भी हो, जो स्थितियां बनी हैं, लोकतांत्रिक मूल्य जो हैं हमारे, वो हमारे धरोहर हैं। हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए उन लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण जो है वो नुकसानदेह है। आप देख रहे हैं कि नीति और सिद्धांत, शायद किसी राजनीतिक दल के पास नीति और सिद्धांत नहीं रह गया है। पहले नेता होते थे। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने की आज़ादी है, लेकिन लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी विडंबना और पीड़ा उभर कर जो सामने आई है कि जो हमारे सिद्धांत और नीतियों से जुड़े हुए राजनेता हैं, उनको आज अभिनेताओं का सहारा चाहिए। ये लोकतंत्र का क्षरण है। मैं नहीं कहता कि अभिनेता नेता नहीं बन सकता है और अच्छा नेता नहीं हो सकता है, वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, लड़ सकता है, लेकिन सिद्धांत, एक पार्टी का वर्कर, कोई भी पार्टी हो,
अगर पार्टी को अपने नीति और सिद्धांत पर अगर समझौता नहीं करती है तो प्रेम रंजन पटेल भी देश के किसी कोने से जाकर बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं, विजय यादव भी किसी हम के कहीं से उम्मीदवार हो सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं कि जो राजनीति को करीब से समझे, जो जनता को समझे और जनता की पीड़ा और दर्द को समझे, जनता के बीच में रहा हो, वही जान सकता है कि लोकतंत्र की जो परिभाषा है उस परिभाषा का अर्थ और उस परिभाषा की गरिमा क्या होती है। तो इसलिए सरकार जो भी बने बेहतर काम करे, ये हम पत्रकार हैं हम लोग, इसीलिए कोई डिसीजन और फैसला हम तो दे नहीं सकते हैं, लेकिन स्थिति जो भी सामने दिख रही है, हो सकता है कि मतगणना के बाद कोई चीज़ें ऐसी आ जाएं, किसी और के दावे सही हो जाएं, लेकिन जो स्थिति दिख रही है और मतदाताओं का जो रुख है, इससे यही लगता है कि फिलहाल एनडीए और ख़ास करके भाजपा लीडिंग पार्टी होगी और सरकार भी बनाएगी, लेकिन वही है कि जो भी सरकार होगी पिछले 5 सालों से पिछली बार की तुलना में कमज़ोर होगी। चलिए, हमारे साथ 2 सहयोगी भी हैं, उनकी भी एक आखिरी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। आशुतोष जी हैं हमारे साथ। आशुतोष जी, इस बार अब कुछ घंटे बचे हैं मतगणना में, क्या कहेंगे, इस बार क्या उम्मीद लगाई? देखिए, मतगणना में आंकड़े भले ही अलग अलग हो सकते हैं, जो राजनीतिक दल अलग अलग जो दावे कर रहे थे वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी विडंबना रही राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो विकास के मुद्दे गौण रहे। सभी दल के नेताओं ने कुछ मतलब इस तरह के मुद्दे उछाल दिए जिससे आम जनता गुमराह होती रही, और जो मूल जो मुद्दे थे, विकास के मुद्दे पर जो वोट पड़ना चाहिए था और उस पर जो बताना चाहिए था कि मैंने क्या काम किया, वो सारी बातें बिल्कुल चुनाव कैंपेन से अलग रही। इसको हम थोड़े अलग तरह से देखें तो विकास के मुद्दे उठाने पर थोड़े जोखिम भी हैं। अगर हम 2014 की बात करें तो उस समय नरेंद्र मोदी जी सबसे बड़े कैंपेनर थे, उन्होंने बताया था कि हम ऐसा करेंगे। उसके पहले जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, यूपीए 2 थी, वो कह रहे थे कि मैंने ऐसा किया। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, एक कि मैं ऐसा करूंगा और मैंने ऐसा किया। अगर आपने ऐसा किया जो दिख रहा है उसमें तमाम तरह की कमियां भी लोगों को नज़र आएगी, और दूसरा जो है कि मैं ऐसा करूंगा तो ये निराकार होता है, और इसी निराकार के चक्कर में कहें या फिर लोगों ये कहें कि लोग उस पर ज़्यादा विश्वास कर लिए और भाजपा को, एनडीए को प्रचंड बहुमत आ गया। इस बार भी वही बातें हैं, सभी जो भी राजनीतिक दल हैं वो विकास के मुद्दे से अलग रहे और दूसरे तरह की बातें करते रहे। यहाँ पर हम देखें तो यूपीए को एक प्लस पॉइंट ये हो सकता है कि यहाँ पर न्याय योजना राहुल लेकर आए और दूसरी 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। देंगे नहीं देंगे या फिर न्याय योजना में क्या होगा वो भविष्य की बात है, लेकिन अभी लोग उस पर भरोसा कर रहे हैं और ये उनके लिए प्लस पॉइंट है। जिस तरह से हम 2014 में देखे थे कि नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि मैं ऐसा करूंगा, इस बार राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं ऐसा करूंगा, तो ये लोगों की आशाएं उनके साथ जुड़ सकती है और उनको कुछ फ़ायदा इसका मिल सकता है। लेकिन जो विकास के मुद्दे गायब रहे, इसकी एक वजह और भी है कि आम जनता भी शायद चुनाव के समय में विकास को बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं देती है और वो जातीय गोलबंदी में फंस जाती है, और इसका लाभ राजनेता भी उठा लेते हैं। विकास पीछे चला जाता है और उसी तरह का कैंडिडेट दिया जाता है जहां पर जिनका ज़्यादा बाहुल्य होता है जिस जाति का। तो आम जनता को इस बात को सोचना चाहिए, उसको भी सोचना चाहिए कि हम जातिगत आधार से ऊपर उठकर विकास के मुद्दे पर वोट करें। विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे। तो ये राजनीतिक परिचर्चा है और जिसमें आरोप और प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहता है, लेकिन इंतज़ार सब कर रहे हैं 23 मई का, जब मतगणना होगी और परिणाम सामने आएगा और देश में नई सरकार के गठन का स्वरूप है वो पता चलेगा। इसका इंतजार सभी को है, आपको भी, हमको भी है, और हम मतगणना की तमाम अहम खबरें जो हैं आप तक पल पल की गतिविधि जो है पहुँचाते रहेंगे। बने रहिए सनमार्ग लाइव के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।